हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज का हमारा जो वीडियो होगा वो राष्ट्रीय परिदृश्य के ऊपर होगा। आप जानते हैं हम फरवरी 2021 के अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ लिया है, पार्ट सेकंड पढ़ा है, जिसमें हमने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य तक जितनी भी न्यूज़ थी उन सबको इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने पढ़ लिया है। आज हम राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ेंगे, यानी कि नेशनल न्यूज़ पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस मैगजीन का PDF चाहिए या जितने भी क्रोनोलॉजी मैगजीन्स का PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर RS एंड IAS उसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम ID है स्टडी फॉर RS एंड IAS, वहाँ पर जाकर के हमें बता सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है देश में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए पहली चीज़ तो ये कि 72 है। अब ये निकालना तो आसान ही है। खैर 26 जनवरी 1950 को हम जो है हमने हमारा संविधान जो है उसको इन्फोर्स किया था, यानी लागू किया था। आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट किया था। तो इसीलिए उस दिवस को हम 26 नवंबर को हम मनाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू किया था, इसलिए हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। अच्छा, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, ये भी किसी टीचिंग लेवल के एग्जाम में पूछा गया था, तो मैं गणतंत्र का मतलब बता देती हूँ। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आम लोगों के द्वारा जब चुना जाता है तो उसको हम कहते हैं गणतंत्र या फिर रिपब्लिक। इसको जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें प्रस्तावना जब पढ़ेंगे आप संविधान की, उसमें आपको ये इजीली मिल जाएगा। अब आप देखिए कि इसके अंदर क्या क्या खास हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस बार इन्होंने जो है कोविड के चक्कर में एक तो झांकियाँ जो है वो कम निकली थी, लाल किले तक उसको नहीं परमिशन किया था। और इसमें जो भी इन्होंने अतिथि बुलाए थे वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, लेकिन वो क्योंकि ब्रिटेन में कोरोना चल रहा है तो इसलिए वो भी यहाँ पर आ नहीं पाए थे। तो इससे पहले इन्होंने बताया कि 1952, 53 और 66 में बिना किसी अतिथि के जो है ये समारोह हो चुका है। अब देखिए इसमें जो परेड हुई है उसमें दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम देख लेते हैं झांकियाँ जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए गुजरात की झांकी में मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो ये पूछ लेते हैं कि ये, क्योंकि UPSC में भी एक क्वेश्चन था जिसमें कई मंदिरों के, जैसे ओकारेश्वर मंदिर था और एक गुजरात का ही सूर्य मंदिर था, उसको लेकर के क्वेश्चन था। तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो मंदिर है वो कहाँ है। फिर है असम की झांकी में चाय उद्योग, तमिलनाडु की झांकी में पल्लव राजवंश के विशालकाय स्मारक जो है उनको प्रदर्शित किया गया था। उत्तर प्रदेश की झांकी में जो है अयोध्या राम मंदिर, और लद्दाख की झांकी में कार्बन न्यूट्रल बनाने पर आधारित इसकी झांकी थी। ठीक है, उसके अलावा आप देखिए भारत बांग्लादेश के मध्य राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूर्ण होने पर बांग्लादेश के 122 जवानों की टुकड़ी ने इस बार भारतीय गणतंत्र दिवस जो परेड हुई है उसमें भाग लिया है। इससे पहले 2 बार, यानी कि एक बार तो फ्रांस की बटालियन ने और 2017 में संयुक्त अरब अमीरात इसकी सैन्य टुकड़ी ने भी जो है हमारी परेड में भाग लिया था। ये तीसरी बार है जब किसी जो अदर कंट्री है उसकी सेना ने जो है इसमें परेड में पार्टिसिपेट किया हो। जब बांग्लादेश की बात आई है तो दो तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहले तो देखिए 50 वर्ष किस संबंध के बारे में ये बात कर रहा है। तो देखिए 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए, पहले बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था, तो जो है इसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे पहले। तो इसको जो है पाकिस्तान से आज़ाद कराने के लिए जो युद्ध हुआ था उसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। तो वो 16 दिसंबर 1971 को हुआ था, इसीलिए उस विजय उसको जो है हमने जीत लिया था उस युद्ध को, इसीलिए 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विजय दिवस कब आता है, तो इसका पेन काम ही नहीं करता है। देखिए विजय दिवस के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। फिर देखिए जो बांग्लादेश है और जो भारत है उनके बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है वो भी हमें पता होने चाहिए। तो देखिए एक युद्ध अभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रीति, एक युद्धाभ्यास होता है जिसका नाम है संप्रीति। ये दोनों देशों की आर्मी के बीच में होता है। एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम है मिलान, ये दोनों देशों की नेवी के बीच में होता है, नौसेना के बीच में होता है। तो दोनों के नाम याद रखिएगा। एक फैक्ट और बताती हूँ कि जो ये क्या कहते हैं, बांग्लादेश से एक नदी आती है जिसका नाम है फेनी रिवर। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले फेनी नदी किस देश से आती है। तो ये फेनी नदी जो है ये बांग्लादेश की नदी है और ये हमारे राज्य के त्रिपुरा जो हमारा राज्य है उसको जो है ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करती है, पीने योग्य पानी। ठीक है, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट सवाल। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि भारत की जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ में ही लगती है, 4099 किलोमीटर, 4099 किलोमीटर के करीब हमारी जो है सीमा लगती है। सबसे ज़्यादा जो हम सीमा शेयर करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं, वो बांग्लादेश से करते हैं। और बांग्लादेश की कैपिटल पता ही है आपको, ढाका है। तो ये हुआ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट बातें। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं।
अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, देखिए भारतीय वायुसेना ने हल्के लड़ाकू विमान तेजस और देश में विकसित टैंक रोधी निर्देश निर्देश प्रणाली ध्रुवास्त्र की जो है वो प्रस्तुति की। अब देखिए जब रिपब्लिक डे जो होता है इसका सेलिब्रेशन थोड़ा लंबा चलता है, उसके बाद में 29 जनवरी जब होता है तब हम बीटिंग रिट्रीट जो होती है वो सेरेमनी होती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी इसकी होती है, मतलब ये एक तरीके से कंक्लूजन हो जाता है कि ये इसका समापन समारोह को जो है बीटिंग रिट्रीट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो देखिए ये फिल्म महोत्सव जो है हर बार जो है कहाँ होता है, गोवा के अंदर होता है। तो अब देखिए इसमें पणजी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में इसको संपन्न किया गया है। यहाँ के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध अभिनेता सुदीप थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया। और यहाँ पर जो है भारतीय व्यक्तित्व इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से जिनको सम्मानित किया गया है वो कौन है, विश्वजीत चटर्जी, इनको जो है इससे सम्मानित किया गया है। भारतीय सिनेमा में असाधारण योगदान के लिए हिंदी और बंगाली फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, निर्देशक और गायक विश्वजीत चटर्जी जो है उनको इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर अब है इनमें जो प्रमुख बिंदु है तो उसको देख लेते हैं। सारी चीज़ें याद करने की नहीं होती है, लेकिन जो हाँ कुछ मुख्य बातें जो है वो हम देख लेंगे। तो इसमें जो है तो देखिए इसके अंदर जो है ये अब जो 51 IFFI जो ये संपन्न हुआ है फिल्म फेस्टिवल, इसमें फोकस देश था बांग्लादेश की करीब 10 फिल्मों को जो है इसमें प्रदर्शित किया गया है। और इसके अंदर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है जिसको गोल्डन पिकॉक अवार्ड कहते हैं, ये जो है अपने जब हमने सार संग्रह पढ़ा था तब भी मैंने बताया था, इनटू द डार्कनेस, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड के ऊपर बनी हुई फिल्म है, इसको जो है वो दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, जिसको कि गोल्डन पिकॉक का अवार्ड मिला है। इसको 40 लाख रुपए जो है इसके हिसाब से मिले हैं। फिर है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो है ताइवान की निर्देशिका, लेखिका और निर्माता चेन नियोन को उनके मंदारिन भाषा की ड्रामा फिल्म द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए दिया गया है। मंदारिन भाषा कहाँ की है, चाइना की है, ठीक है, तो उसके लिए जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा जो अवार्ड है वो इतने काम के नहीं है क्योंकि बहुत सारे अवार्ड हैं, फिर तो कितने के याद रखेंगे अपन। फिर है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल। तो ये जो है तो इसमें देखिए शांति, अहिंसा, सहिष्णुता को निरूपित करने वाली ऐसी कोई फिल्म होगी जो गांधी प्रिंसिपल्स पे चलती होगी, उसको जो है ये अवार्ड दिया जाता है ICFT पुरस्कार। ये यूनेस्को ये जो है ICFT यूनेस्को गांधी मेडल पुरस्कार दिया जाता है। तो ये ICFT और यूनेस्को के सहयोग से शुरू किया गया है और इस बार जो है ये आपको अमीन नाइफे, ठीक है, को उनकी अरबी फिल्म है 200 मीटर, ये फिल्म का नाम है 200 मीटर्स, उसके लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। कुछ नहीं, इसमें एक सर्टिफिकेट है और पदक शामिल है। फिर देखते हैं हम, तमिलनाडु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधार करने वाला 11वां राज्य बना। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था है क्या। तो देखिए होता ये है कि जितने भी माइग्रेंट्स होते हैं, कामगार होते हैं, तो इन लोगों को जो है या फिर जो भी BPL कैटेगरी में होते हैं उनको सस्ते गेहूं और अनाज जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो है वो दिए जाते हैं। फेयर प्राइस शॉप होती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स जो राशन की दुकानें होती है, वहाँ पर जो है इस NFA एक्ट के तहत जो है सस्ते में अनाज, गेहूं और जो धान होता है वो इन लोगों को दिया जाता है। लेकिन जो ये माइग्रेंट्स होते हैं, क्योंकि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि उनको अपने स्टेट के अंदर ही ये चीज़ पहले मिलती थी, अपने स्टेट की ही फेयर शॉप्स जो फेयर प्राइस शॉप्स होती थी वहीं से ये ले सकते थे। लेकिन अब जो है एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू होने से पूरा जो इनका जो राशन कार्ड होगा वो इंटीग्रेटेड हो जाएगा, इनका एक ही जगह बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद में भले ही ये दूसरे स्टेट में जाकर के रहते हो, काम करते हो, तो वहाँ की दुकानों से भी ये जो है सस्ते अनाज खरीद सकेंगे। तो ये इस पूरे योजना का लक्ष्य था। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला राज्य जो इसको लागू करने वाला बना था वो था त्रिपुरा पहला राज्य था जिसने इस योजना को लागू किया था। उसके बाद में अब देखिए तमिलनाडु जो है वो इसमें सुधार करने वाला 11वां राज्य जो है वो बन गया है। तो ये हम यहाँ पर देख लेंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है वो है राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों, जिसको आप कहते हैं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनका प्रबंधन, प्रभावशीलता, मूल्यांकन जो है उसको जारी किया गया। यानी कि एक रिपोर्ट है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवेल्युएशन। इसका पूरा इवेल्युएट करते हैं कि भाई यहाँ पर मैनेजमेंट किस टाइप का है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस सब का जो है एक रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो वो जो है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने 146 राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीव अभयारण्यों के प्रबंधन, प्रभावशीलता, मूल्यांकन, ठीक है, उसको जो है इन्होंने जारी किया है।
अब देखिए, संरक्षित क्षेत्रों के प्रभाव का आकलन करने के क्रम में प्रबंधन प्रभावशीलता के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। भाई आपको पता तो होना चाहिए ना कि भाई यहाँ पर जो है मैनेजमेंट किस टाइप का चल रहा है, तो उसका जो है ये लोग जो है इस रिपोर्ट के द्वारा ये लोग पता करते हैं। मूल्यांकन के इस चरण के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2006 से 2019 तक सभी स्थलीय राष्ट्रीय पार्कों और वन्य जीव अभयारण्यों के मूल्यांकन के एक चक्र को सफलतापूर्वक जो है वो पूरा कर लिया है। अब इतना इंपॉर्टेंट तो देखिए है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हमें दिमाग में होना चाहिए कि भाई इस तरीके की भी कोई चीज़ होती है, इस तरीके का भी मूल्यांकन ये लोग करते हैं। तो देखिए, विभिन्न पहलुओं पर मूल्यवान मार्गदर्शन जो है ये उपलब्ध कराता है कि भाई वन्य जीव और संरक्षित जो है प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं उसके ऊपर हमको डिटेल अकाउंट से प्राप्त होता है। समुद्री संरक्षित क्षेत्रों यानी मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज के लिए एक नया खाका वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, WII का मतलब है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और MOEFCC का मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इनके द्वारा संयुक्त रूप से जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा बस यही चीज़ें हैं, चिड़ियाघरों के लिए भी है, जू के लिए भी है, तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और प्रोत्साहन देने के लिए इन्होंने जो है पुरस्कार भी घोषित किए हैं कि भाई अगर इसमें जो है प्रत्येक वर्ष जो है देश के जो 10 सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पार्क होंगे, 5 तटीय व समुद्री पार्क होंगे, शीर्ष 5 चिड़ियाघर होंगे, उनकी सूची जारी की जाएगी और उनको जो है पुरस्कृत भी किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी, प्रधानमंत्री ने संपूर्ण भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान जो है उसको शुरू किया है। तो आप जानते हैं कि हमारा ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, इसको 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया है। 3000 से ज़्यादा टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं और उसके अंदर जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या जो जो फर्स्ट लाइन में आने वाले जो हमारे व्यक्ति हैं उनको पहले जो है इससे वैक्सीन किया जाएगा। जो इसमें भी जो है 2 वैक्सीन इसमें लगेंगी। देखिए, वैक्सीनेशन के तहत टीके की 2 खुराक दी जाएंगी, दोनों टीकों के बीच 1 माह का अंतर होगा। अब देखिए, इसमें तो जो है ये जो हमारी वैक्सीन है इसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, और इसको सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है डेवलप किया है, यहाँ पर लिखा भी होगा। देखिए, स्वदेशी वैक्सीन टीकाकरण अभियान को लॉन्च करने के अवसर पर, हाँ देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा विकसित कोवैक्सीन को सुरक्षा मानकों के तहत जो है सुरक्षित और असरदार पाया गया है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका ने विकसित किया है, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। कोवैक्सीन पूरी तरीके से क्या है, स्वदेशी है। तो नेक्स्ट ये जो है ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी को, अच्छा इसमें एक चीज़ और है, ये जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है ये तो किसी काम का नहीं है, ये कोई नहीं पूछेगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को जो है हरी झंडी दी गई है। पहली चीज़ तो स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है, तो देखिए 31 अक्टूबर को जो है 31 अक्टूबर 2018 को जो एक क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो हैं उनकी सबसे ऊंची जो मूर्ति है वो केवड़िया नामक स्थान पर जो है उसको स्थापित किया गया है। और इस दिवस को जो है उनके जन्म दिवस के अवसर पर जो है इसका उद्घाटन किया गया था। और 31 अक्टूबर को जो है हमारे देश में यूनिटी डे, ठीक है, तो उसके रूप में भी इसको मनाया जाता है। तो आपसे पूछ ले यूनिटी दिवस जो है कब मनाया जाता है, एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बता सकते हैं 31 अक्टूबर को वो मनाया जाता है। तो अभी उसमें क्या नया काम किया है इन्होंने, तो देखिए स्टैचू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों से जोड़ने वाली 8 ट्रेनों को जो है इन्होंने हरी झंडी दी है। तो इससे ये पहली बार है कि जब जो है किसी एक स्थान के लिए, एक गंतव्य के लिए देश के विभिन्न भागों से 8 रेलगाड़ियों की शुरुआत एक साथ की गई हो। ठीक है, अब देखिए इसमें दे भी रखा है, आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पता होना चाहिए। 597 फीट या फिर 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन इन्होंने राष्ट्रपति जी ने किया था। केवड़िया रेलवे स्टेशन भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे निर्माण शुरू होने से पहले ही इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा ग्रीन बिल्डिंग के रूप में प्रमाणित किया है, यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसको ग्रीन बिल्डिंग जो है वो कहते हैं। अच्छा, जो ये सरदार पटेल हैं इनको जो है एकता दिवस, इनके जन्म दिवस को एकता दिवस मनाने का कार्य इसलिए हुआ है, इसलिए घोषणा की गई है क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो प्रिंसली स्टेट्स थे, यानी कि जो क्या कहते हैं उनको, प्रिंसली स्टेट्स, यानी कि जहाँ पर ब्रिटिशर्स का डायरेक्ट रूल नहीं था, यानी कि वहाँ पर उन्होंने सिर्फ सब्सिडरी अलाइंस करके के जो है उनको वहाँ पे अपनी आर्मी रखी हुई थी, तो उसको उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के तहत मिला नहीं रखा था। जैसे कि राजपूताना के कई सारे, यानी कि हमारे राजस्थान के कई सारे जो राज्य थे उसमें जम्मू कश्मीर था, जूनागढ़ था, हैदराबाद था, तो इन सबको जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसका काम सौंपा गया था कि इनको भारत संघ के अंदर इन्होंने ही मिलाया था। तो इसीलिए जो है इस दिवस को जो है, इनके जन्म दिवस को जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण व सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला जो इसको रखी है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इतना कोई विशेष है नहीं इसमें।
भारत और यूएई के मध्य विज्ञान व तकनीकी सहयोग हेतु एमओयू जो हुआ है उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दी गई है। तो इसमें देखिए जैसे ये जो है आपका जैसे समुद्री जल मौसम संबंधी पर्यवेक्षण नेटवर्क, मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन नेटवर्क स्थापित करना, सुनामी पूर्व चेतावनी केंद्रों में सुनामी पूर्वानुमान कार्य के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए पूर्वानुमान वाले सॉफ्टवेयर जो है उनको उनके उसके रूप में सहयोग लेना, कटिबंधीय जो तूफान होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, उनकी चेतावनी से संबंधित उपग्रह डेटा का उपयोग करने के संबंध में आदान प्रदान, रेत और धूल भरी आंधियों के संबंध में पूर्व चेतावनी प्रणाली के क्षेत्र में जानकारी का आदान प्रदान। तो ये सारी गतिविधियों के लिए जो है ये एमओयू साइन किया गया है। फिर देखिए भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज यानी जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हम कहते हैं रेल मार्ग पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ट्रेन चलाने में सफलता प्राप्त की। तो अपना पहली चीज़ तो ये कि जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है ये जो है 4 मेट्रोपॉलिटन जो अपनी सिटीज़ है दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और ये जो है इसको तो दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और मुंबई को जो है ये आपस में जोड़ता है। 2012 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसी के अंदर थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है अभी स्वर्णिम चतुर्भुज रेल मार्ग पे 130 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से ट्रेन चलाने में जो है इन्होंने सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है केंद्र के तीनों कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है। तो केंद्र सरकार द्वारा जो 3 अभी आप सब जानते हैं उन बिल के बारे में, उनका नाम एक बार पढ़ लीजिएगा, उन बिल का हो सकता है पूछ लिया जाए। तो उन पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश हैं चीफ जस्टिस है एस.ए. बोबडे के नेतृत्व वाली बेंच ने इस मामले में निर्णय सुनाते हुए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर अस्थायी रोक लगाने के साथ ही किसानों के मुद्दे के समाधान के लिए समिति गठित करने का आदेश दिया है। इस समिति के अंदर देखिए भूपेंद्र सिंह मान जो थे भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे, बाद में ये अलग भी हो गए इससे। फिर है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति प्रमुख है, अशोक गुलाटी कृषि अर्थशास्त्री और अनिल धनवंत ये जो है इसके शिवकेरी संगठन के जो महाराष्ट्र है उसके जो है अध्यक्ष हैं। यह समिति अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी तथा जब तक समिति की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जो है वो जारी रहेगी। तो देखिए इसमें जो ये जो संसद के द्वारा पारित जो कानून है, पहला तो है किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020, किसानों सशक्तिकरण एवं संरक्षण का मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु जिसको हम असेंशियल कमोडिटीज एक्ट कहते हैं संशोधन विधेयक 2020 जो है इसमें सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा पश्चिम बंगाल में जलमार्गों के सुधार हेतु 10.5 करोड़ डॉलर की स्वीकृति। तो देखिए इसके अंदर जो हमारा पश्चिम बंगाल है तो भारत सरकार और उसके अलावा वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट, इन दोनों को जो है सहयोग मिल रहा है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि जो वाटर मार्ग है उसको डेवलप करने से जो है लॉजिस्टिक हुआ, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, उसका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ये इसमें कुछ विशेष तो है नहीं। नेक्स्ट है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदार खंड राष्ट्र को समर्पित। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। इस कार्यक्रम के दौरान ही न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन द्वारा चलने वाली 1.5 किलोमीटर लंबी विश्व की पहली डबल स्ट्रैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। फ्रेट कॉरिडोर अपन समझते ही हैं जहाँ पर जैसे अपने जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वहाँ से जो माल होता है उसकी ढुलाई करने के लिए जो है जिसको यूज़ किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट करने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो कॉरिडोर्स डेवलप किए जाते हैं उनको जो है फ्रेट कॉरिडोर्स कहा जाता है। फिर है इस खंड के शुरू होने से राजस्थान और हरियाणा के रेवाड़ी, मानेसर, नारनौल, फुलेरा और किशनगढ़ क्षेत्र में स्थित विभिन्न उद्योगों को जो है इससे लाभ होगा। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों में लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। तो इसमें देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत 6 राज्यों में 6 स्थानों पर लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत राजकोट, लखनऊ और इंदौर और रांची, चेन्नई तथा अगरतला में अवसंरचना सुविधाओं के साथ प्रत्येक स्थान पर 1000 मकान जो है वो बनाए जाएंगे। तो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? मकान बनाने के लिए प्रोजेक्ट है जो कि इन राज्यों के अंदर जो है इनको बनाया जाएगा। एलएचपी के मकान निर्माण में प्रयोग की जाने वाली जो तकनीकें होंगी वो देखिए किस प्रकार की होंगी। जैसे कि इंदौर के अंदर प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। राजकोट के अंदर टनल फॉर्म वर्क का उपयोग करते हुए मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, मोनोलिथिक समझते हैं अपन जब एक ही खंड से जब हम उसको बिल्डिंग को खड़ा करते हैं
फिर है चेन्नई में जो है प्री कास्ट कंक्रीट सिस्टम, उसको यूज़ किया जाएगा। रांची के अंदर 3D वॉल्यूमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सिस्टम, जो कि जर्मनी की टेक्निक है, उसको यूज़ किया जाएगा। अगरतला में लाइट गेज स्टील इनफिल पैनलों के साथ ढांचागत स्टील फ्रेम जो है उसको यूज़ किया जाएगा। लखनऊ में PVC स्टे इन प्लेस फॉर्मवर्क सिस्टम जो है उसको यूज़ किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी यानी कि PMAYU अर्बन मिशन जो है उसके कार्यान्वयन के उत्कृष्टता के लिए वार्षिक पुरस्कार प्रदान किए हैं। इसको छोड़िए किसको क्या पुरस्कार है, जैसे बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य है उत्तर प्रदेश है, फिर जो है अपना मध्य प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश है, और उत्तर पूर्वी यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में त्रिपुरा को ये अवार्ड दिया गया है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि आप कर लेंगे, खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर जैसे अभी हमने जो चीज़ें पढ़ी है वो उन्हीं के ऊपर है, कुछ हो सकता है एक दो क्वेश्चंस अलग हों तो आप उसको इस हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है कि जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं, तो इसमें देखिए यही क्वेश्चन पूछा है इसने कि प्रधानमंत्री मोदी ने 6 राज्यों में किन 6 स्थानों पर ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स की आधारशिला जो है वो रखी है। तो देखिए यही है, अभी हमने पढ़ा है इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ। तो इस प्रकार के ये क्वेश्चंस हैं, इनको आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आज ही हमने राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया है, कल के वीडियो में हम आर्थिक परिदृश्य और फिर प्रादेशिक परिदृश्य कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।